हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 3 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है CAR सेल थेरेपी, CAR टी सेल थेरेपी। ये जो थेरेपी है इसके बारे में हम बात करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। इंडिया ने इंडिजेनसली CAR सेल थेरेपी डेवलप की है। जनरली इसे यूएस यूरोप से डेवलप किया जाता था। इंडिया में क्योंकि ये डेवलप की जा रही है इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। और बेसिकली ये कैंसरस जो पेशेंट हैं, बेसिकली लुकमेनिया के जो कैंसर है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए डेवलप किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से सुनना है। पूरा कॉन्सेप्ट आपके प्री पर्सपेक्टिव से और मेंस दोनों से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शोइंग मोमेंटम। यह आर्टिकल में बेसिकली हम 8 कोर इंडस्ट्री की बात करेंगे। इसके अलावा उनके वेट की बात की जाएगी और आईआईपी के बारे में बात करेंगे, इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्म है जैसे कि इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन, ये सारे इन्फ्लेशन के वर्ड भी हम अच्छे से समझेंगे। लास्ट आर्टिकल है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इवॉल्विंग एज अ पॉकेट ऑफ होप। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिटेल में बात करेंगे, प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट के बारे में। इसमें एक केस स्टडी दी हुई है, उसको आपको नोट डाउन करना है। आपके मेंस के आंसर या ऐसे में आप लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ ओन CAR सेल थेरेपी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और आपके GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है। 2024 के लिए प्री पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। CAR सेल थेरेपी होती क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली इसके थ्रू हम कैंसर जैसे बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर स्पेशली ल्यूकेमिया जो कि ब्लड कैंसर होता है उसे ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होता है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी से। उसी के लिए बेसिकली CAR सेल थेरेपी डेवलप की गई है। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप की कंट्रीज़ में इसे यूज़ किया जा रहा है सक्सेसफुली और काफ़ी बेहतर रेट है इसका लोगों को ट्रीट करने में। इंडिया ने भी खुद की CAR सेल थेरेपी, इंडिजिनस CAR सेल थेरेपी डेवलप की है। इंडिया को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखें CAR सेल थेरेपी की यूएस वगैरह में तो वो करोड़ से ऊपर होती है, 1 से 2 करोड़ से ज़्यादा होती है। इंडिया में इसकी कॉस्ट बहुत कम कर दी गई है। इंडिजिनस की 30-40 लाख के आसपास अभी ये कॉस्ट पड़ेगी। इसके बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा है, तो कोशिश की जा रही है कि इसकी कॉस्ट जो है धीरे धीरे 20 लाख के आसपास की जाए। अब CAR सेल थेरेपी होता क्या है इसको अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज़ CAR सेल थेरेपी एंड हाउ डू CAR सेल फाइंड एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। CAR is a revolutionary therapy that modifies immune cells, specifically T cells, by turning them into potent cancer fighters known as CAR cell. T cell are special cell, white blood cells that find and fight illness and infection, whose primary function is cytotoxic, meaning it can kill other cells. In CAR therapy, we genetically modify them into cancer fighting cell. These supercharged cells are then put back into the body and they can go after cancer cell, especially in blood cancer like leukemia and lymphomas. ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली रिवॉल्यूशनरी थेरेपी है जिसमें हम टी सेल का यूज़ करते हैं। टी सेल क्या करती है, दूसरी, ये इम्यून सेल है, ठीक है। टी सेल बेसिकली दूसरी सेल्स को किल करती है, स्पेसिफिकली दूसरी सेल को। कोई स्पेसिफिक सेल्स है, फॉर एग्जांपल कैंसरस सेल, इसको किल करने का काम कौन करता है, टी सेल। लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसके कारण कैंसरस सेल को ये मार नहीं पाते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसी टी सेल का यूज़ कर रहे हैं। टी सेल प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स ऑब्लिक इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बी सेल और टी सेल ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है। बी सेल बेसिकली क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। बी सेल प्रोड्यूस एंड प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज़ टू फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, तो बी सेल का काम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। टी सेल का काम क्या है, स्पेसिफिकली कोई फॉरेन पार्टिकल दिख रहा है उसको ढूंढो और पकड़ के मारो। ठीक, अब हम यहाँ पर टी सेल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या किया जाएगा CAR सेल थेरेपी में, आपके
आपके जो है ब्लड सेल को रिमूव किया जाएगा और उससे टी सेल निकाली जाएगी। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें एक जीन ऐड करेंगे। यहाँ पर जीन एडिटिंग टेक्निक यूज़ की जा रही है। क्या जीन ऐड करेंगे हम इसमें चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जीन ऐड करेंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, CAR टी सेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी कार्ड सेल को मिलियंस में ग्रो करेंगे और फिर इसको इन्फ्यूज़ किया जाएगा आपके बॉडी में। अब ये क्या कर रही है ये समझते हैं। बेसिकली जो कैंसरस सेल है, स्पेशली ल्यूकेमिया, उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रोटीन होता है CD19 जो कि फ्लैग का काम करता है। अगर मैं CD19 को ढूंढ लूँ, CD19 प्रोटीन को, तो मैं इस कैंसर सेल को पर्टिकुलरली अपने बॉडी में कहाँ है वो ढूंढ लूँगा। अब मुझे एक टी सेल चाहिए जिसमें एक ऐसा रिसेप्टर हो, ठीक है, जिसका नाम है CAR। अगर ये रिसेप्टर मैं लगा दूं तो वो ये CD19 को ढूंढ लेगा और इसके साथ बाइंड कर जाएगा। इसके साथ अगर मान लीजिए ये सेल चिपक जाती है तो ये इस पर्टिकुलर सेल में बाइंड हो जाएगी और उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो मेरा काम बस क्या है, मुझे ये काट CAR इसको टी के साथ चिपकाना है। ठीक, इसको मैंने टी के साथ ऐड किया और उसके बाद जैसे ही मैं CAR टी के साथ ऐड करूँगा ऑटोमेटिकली ये हमारी बॉडी में इन्फ्यूज़ होगा, सर्कुलेट होगा और ये CD19 को ढूंढते रहेगा। जैसे CD9 मिलेगा इस रिसेप्टर को, जो भी CD9 प्रोटीन को देखा एक फ्लैग की तरह दिखेगा और उसी सेल में जाके ये, क्योंकि रिसेप्टर इसके साथ जुड़ सकता है CAR रिसेप्टर, तो ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा और इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आया आपको, ये हमारी क्या होती है, कार्ड सेल थेरेपी होती है। अब आगे बात करते हैं, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से ये अलग क्यों है। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में बेसिकली ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, आपको दवाइयाँ दी जाती है, उससे आपकी लाइफ कुछ साल या कुछ महीने बढ़ सकती है। लेकिन जीन थेरेपी और सेल थेरेपी में कंप्लीट क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चांसेस ऐसे होते हैं जैसे कि आपने कीमोथेरेपी कराई, बहुत बार आपने सुना होगा कि लोगों को दोबारा 6 साल बाद 8 साल बाद दोबारा से ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, कैंसरस सेल वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आप जीन थेरेपी करते हैं तो ये चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो जीन पूरी तरीके से थेरेपी के थ्रू हम वो सेल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट मेक्स ट्रीटमेंट ईजियर विथ वन टाइम थेरेपी। एक ही बार ट्रीटमेंट दिया जाना है, कुछ हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नहीं होते, क्योंकि ड्रग्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम कर दिए गए हैं। आगे साइड इफ़ेक्ट की और बात करेंगे। That can be truly transformed. It is a lifeline for non-responsive cancer patients. जो पेशेंट्स नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मतलब कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। हालांकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। अब इंडिया में जो नेक्स्ट कार की बात की जा रही है, ठीक है, नेक्स्ट कार इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड थेरेपी। ये बेसिकली डेवलप किया गया है इंडिया ने इंडिजिनियसली। कौन ने डेवलप किया है, इम्यूनो ACT ने डेवलप किया है, जो कि कंपनी इंक्यूबेटेड है IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे में एक कंपनी है इम्यूनो ACT, उसने ये नेक्स्ट कार 19 जो है डेवलप किया है, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड सेल थेरेपी। इंडिजिनियसली ये डेवलप किया जा रहा है। दिस प्रोटीन एक्ट्स लाइक अ फ्लैग, ठीक। आवर थेरेपी इज़ डिज़ाइन टू टारगेट सेल्स दैट कैरी CD19, ठीक है। जो थेरेपी है बेसिकली किसको टारगेट करेगी, वो वाली सेल को जिसमें CD19 प्रोटीन है। दिस प्रोटीन इज़ लाइक अ फ्लैग ऑन कैंसरस सेल, जो अभी हमने बात की, विच अलाउ कार्ड सेल टू रिकॉग्नाइज एंड अटैच देमसेल्फ टू द कैंसर सेल एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। सम डेवलप्ड नेशन डोंट हैव their own CAR cell therapy. They import them from US or Europe. India is now one of the first developing countries to have its indigenous CAR and gene cell therapy. ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री हो गई डेवलपिंग कंट्री में जिसके पास CAR cell therapy जो है उन्होंने खुद से डेवलप की है ना। इंपोर्ट करना पड़ता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इंडिया ने डेवलप करके इसकी कॉस्ट कम करने की कोशिश की है। द थेरेपी इज़ फॉर पीपल विथ B cell lymphomas who did not respond to standard treatments like chemotherapy,
लीडिंग टू रिलैप्स और रिकरेंस ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये बी सेल लिम्फोमास मतलब ब्लड कैंसर की बात कर रहा है। बी सेल लिम्फोमास मतलब ये होता है डब्लू ब्लड वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जब ट्यूमरस हो जाती है या कैंसरस हो जाती हैं तो बी सेल लिम्फोमा जो बीमारी है वो हो जाती है। बेसिकली इसे काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। अब इसमें बात करते हैं रिकवरी की। तो रिकवरी जो है 2 हफ्तों में इसमें शुरू हो जाती है जैसी 1 साइकिल ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर बात करें कि पेशेंट कितने % रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो लगभग 70% पेशेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अभी तक के जो कार्ड सेल थेरेपी की एफिशिएंसी की बात की जाए तो विदेशों में भी और यहाँ इंडिया में जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चूँकि इसमें ड्रग को यूज़ नहीं किया जा रहा है जैसे कीमोथेरेपी में किया जाता था तो ड्रग के कारण जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं होंगे। कीमोथेरेपी के जो सेशंस होते हैं बड़े पेनफुल होते हैं, उसमें बाल पूरे चले जाते हैं लोगों के। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको कार्ड सेल थेरेपी में देखने को नहीं मिलेंगे। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है वो है द थेरेपी ऑल्सो रिजल्ट इन मिनिमल साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। मतलब ये अगर कार्ड सेल थेरेपी करते हैं तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम भी बहुत मिनिमल होता है। ये आप लोगों ने वर्ड साइटोकाइन स्टॉर्म के नाम से कोविड-19 के समय सुना होगा। बहुत लोगों की डेथ हो रही थी साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण। क्या होता है साइटोकाइन स्टॉर्म आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एकदम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि हमारी जो टी सेल्स हैं है ना, बहुत ज़्यादा बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने से क्या होता है जो हमारी टी सेल्स हैं वो बेसिकली जो हेल्दी हमारे टिश्यूज़ होते हैं उन पे भी अटैक करने लगते हैं। इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको मारने के साथ साथ हेल्दी टिश्यूज़ हेल्दी सेल्स उन पे अटैक कर दिया जाता है और उसके साथ उसी के कारण बेसिकली हमारे जो हेल्दी पार्ट होते हैं बॉडी के वो भी क्या होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और उसके कारण ऑर्गन फेलियर हो जाता है और इसी कारण से लोगों की डेथ हो रही थी कोविड-19 में। तो ये वाला इशू हमेशा आता है लोगों के साथ जब भी कैंसर ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है। जब भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएंगे एंटीबॉडीज़ होगी, ऑटो इम्यून डिसीज़ है आपको तो भी ये सारी चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म होने की संभावनाएं रहती हैं है ना। तो इसके लिए इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है ताकि जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है उसको कम किया जा सके और आपके जो हेल्दी सेल्स हैं उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट जब कार्ड सेल थेरेपी करेंगे तो मिनिमल रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है हमने कॉस्ट की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वक्त 30-40 लाख रुपए कॉस्ट आएगी इंडिया में, करोड़ के ऊपर है कहाँ पर, यूएस में। और अगर अल्टीमेट गोल की बात करें तो 10 से 20 लाख होगा। ये कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई है, इवन ये भी कॉस्ट हाई है लेकिन इससे कम मुश्किल है कि ये सेल थेरेपी में हो पाए है ना। ये 10 से 20 लाख हो सकता है जब टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कॉस्ट कम करने में हेल्प करेगी। अगर एक बार अप्रूव मिल जाएगा CDSCO और DGCI से तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी भी इसे अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कर ले कार्ड सेल थेरेपी को। लेकिन अभी इसे अभी इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तो इसे DGCI और CDSCO का अप्रूवल भी नहीं मिला है। तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको कार्ड सेल थेरेपी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है स्लोइंग मोमेंटम। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। प्री पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे टर्म्स को समझेंगे। फॉर एग्जांपल 8 कोर इंडस्ट्री क्या क्या है, उनके वेटेज क्या हैं। 2015 में इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दोबारा से क्वेश्चन आपको कोर इंडस्ट्री के ऊपर पूछा जा सकता है। IIP इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, कौन रिलीज़ करता है, ये सारा प्री एस्पेक्ट कवर करेंगे और कुछ टर्म्स आएंगे उसको समझेंगे, आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। न्यूज़ क्या है, लेटेस्ट डेटा इंक्लूडिंग द ऑफिशियल इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर सितंबर एंड S&P ग्लोबल परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स PMI फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर अक्टूबर पॉइंट टू अ पल्पेबल सॉफ्टनिंग इन इकोनॉमिक मोमेंटम। The government provisional figures for output across the key infrastructure industries from cement and coal to steel and electricity show the average year-on-year growth in production eased appreciably to a 4-month low of 8.1%। तो बेसिकली जो आउटपुट है, जो ग्रोथ है आउटपुट की
वो 8.1% पर पहुंच गई है। अगस्त में अगर हम बात करें तो वो 12.5% से क्या कर रही थी, ग्रो कर रहा था आउटपुट। सितंबर में कितना है, 8.1% से। तो बेसिकली ग्रोथ तो हो रही है लेकिन ग्रोथ स्लो हो गई है, ईज़ हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें आने वाले टाइम में हमें ग्रोथ जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। इसमें पीएमआई इंडेक्स के बारे में बात की है, 2-4 दिन या एक हफ्ते पहले पीएमआई इंडेक्स पे अलग बात किए थे। ये एसएनपी ग्लोबल इंडेक्स है, ठीक है, एसएनपी से रिलीज़ करता है। एसएनपी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल की बात की जा रही है, एक प्राइवेट जो है फर्म है। ये क्या करता है, इसे रिलीज़ करता है सर्वे करके। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का अलग अलग जो है इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। 50 के ऊपर अगर वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सपांशन होगा, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में। 50 से अगर वैल्यू कम है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये बेसिकली इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है सर्वे के थ्रू, ठीक है। किसके लिए इंडिकेट करता है, इन्वेस्टर्स के लिए, लोगों के लिए इकोनॉमिक सेंटिमेंट बताता है। तो ये हमारा पीएमआई हो जाएगा, ये हमारी न्यूज़ हो जाएगी। बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। 8 कोर इंडस्ट्री होती क्या है, क्या वेटेज है उनका, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली 8 कोर इंडस्ट्री में आता है रिफाइन इंडस्ट्री नंबर 1, सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है स्टील, 4 है कोल, 5th है क्रूड ऑयल, 6th है नेचुरल गैस, 7 है सीमेंट और 8 है फर्टिलाइज़र। ये हमारी क्या है, कोर इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कंप्राइज 8 core industry comprise 40.27% of weight of items included in index of industrial production। IIP अभी समझेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि IIP में टोटल कोर इंडस्ट्री का परसेंटेज कितना है, वेटेज कितना है, 40%। IIP में अगर हम बात करें तो ये एक इंडेक्स है जिसमें हम पूरे जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको क्या करते हैं, उसे एस्टिमेट करने के ये काम आता है कितना चेंज हुआ है। अगर पहले प्रोडक्शन 100 था, अभी प्रोडक्शन 110 हो गया है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट जो है चेंज हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो इसमें भी एक बास्केट बना दी गई है और बास्केट में हर इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ वेट होगा ठीक है, उस वेट के हिसाब से ये बास्केट बदल देगा। उसमें कोर इंडस्ट्री का वेटेज कितना है, 40% है। फिर बाकी सारी चीज़ें आती हैं, अभी समझेंगे, ठीक है। कोर इंडस्ट्री में जो अगर वेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेट किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेट है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज है, उसके बाद स्टील का है, 4th नंबर पे कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, सीमेंट और सबसे कम वेटेज है फर्टिलाइज़र का, ठीक। अब आईआईपी की बात कर ही लेते हैं। आईआईपी बेसिकली कौन रिलीज़ करता है, सीएसओ रिलीज़ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो कोर इंडस्ट्री का डेटा है इसे डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज़ करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ये इसका डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इसका डेटा कौन करता है, सीएसओ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, ठीक है। दोनों अलग अलग इंडस्ट्री कर रही है, इसको आपको याद रखना है, ये की पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का डेटा, ठीक है। कोर का कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और इसका कौन करता है, आईआईपी। बेसिकली आईआईपी करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दोनों बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस ईयर की बात करें 2011-12 इसका बेस ईयर है। और बेसिकली अगर हम सेक्टर में डिवाइड करें तो माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, 3 में ये डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जब 2015 में क्वेश्चन आया था तो वेटेज पूछा गया था, उसमें जो ऑप्शन दिए थे उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज था, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभी एक्चुअल में अगर देखें तो किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, किसका वेट कितना है, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सारे सेक्टर में जो ग्रोथ है वो कम हुई है एक्सेप्ट फर्टिलाइज़र। वो भी इसलिए क्योंकि रबी सीज़न आ रहा है तो लोगों ने, फार्मर ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है। अगर सर्वे की बात करें पीएमआई के तो जॉब क्रिएशन भी लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गया है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन क्या होता है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का मतलब है जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बहुत तेज़ी से उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। इसका मतलब ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर इनपुट आएगा आउटपुट होगा, ठीक। तो इनपुट जो कॉस्ट है वो तेज़ी से बढ़ेगी तो कॉस्ट ओवरऑल तो बढ़ना है ही, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है,
The factory gate in inflation was considerably slower, indicating that with demand uncertain, producers were forced to temper the pass-through of higher cost. क्या होता है, मान लीजिए आपका इनपुट 100 रुपये लग रहा था, आपने जब गेट पे आपने प्रोडक्शन, जो भी इसका प्रोडक्शन हुआ, आपके गेट पे पहुंचने पे कॉस्ट, ठीक, कितनी हो गई, 120 रुपये। 10 रुपये का लेबर लगा, 10 रुपये आपने अपना प्रॉफिट बनाया, तो आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी, 120 रुपये। ये फैक्ट्री के गेट पे कॉस्ट है। उसके बाद से फिर एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस लगना शुरू हो जाएंगे, उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये का इनपुट है, 10 रुपये का लेबर है और 10 रुपये उसका मार्जिन है बनने के बाद। ठीक, अब क्या हुआ है कि इनपुट इन्फ्लेशन बढ़ गया, 110 रुपये हो गया या 105 रुपये हो गया। ठीक, तो रॉ मटेरियल बढ़ गया है, अब 105 प्लस 10 रुपये लेबर की कॉस्ट, उसके बाद भी इसकी कॉस्ट 120 ही है। क्यों है, क्योंकि इसने जो प्रॉफिट है इसका 10 रुपये पहले ले रहा था, अब 5 ही रुपये ले रहा है। इसे डर है कि अगर मैंने रेट बढ़ाया तो मेरे माल की जो बिक्री है वो कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है फैक्ट्री गेट इन्फ्लेशन, वो क्या है, स्लोअर बढ़ रहा है, जबकि जो इनपुट इन्फ्लेशन है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है कि जो बीच में जो इन्फ्लेशन ट्रांसफ़र करना चाहिए था, बीच वाले जो प्रोड्यूसर है उसको, वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, वो उसकी कुछ कॉस्ट खुद वहन कर रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म था, इसको समझाना था। ठीक है, तो अक्टूबर में भी बहुत चांसेस हैं कि जो एक्सपांशन है वो ना हो, कॉन्ट्रैक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आउटपुट कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। दूसरा, बाहर एक्सटर्नल सेक्टर के इश्यूज़ चल रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ये सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। जो टर्म इंपॉर्टेंट थे वो थे फैक्ट्री गेट इन इन्फ्लेशन और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। ठीक, होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इवॉल्विंग एज अ पॉकेट ऑफ होप। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। मेंस पर्सपेक्टिव से एक दो केस स्टडी दी हुई है, आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें शुरुआत में यही कहा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको घूमना है, फिरना है, तो आप हमेशा ऐसी जगह देखते हैं जहाँ लेस ह्यूमन पॉपुलेशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोशिश करते हैं फॉरेस्ट रिजर्व्स या फिर नेशनल पार्क जाने की। ये सारी जगह हम जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन कम रहेगी तो पीसफुल रहेगा तो हमें काफ़ी सुकून मिलता है, और इसलिए हम ऐसी जगह ही घूमने के लिए प्रेफर करते हैं जहाँ भीड़ भाड़ कम हो। लेकिन मान लीजिए आप ऐसी जगह गए और आप मान लीजिए कोस्टल एरिया में गए, कहीं बीच में बैठे हैं और आप वहाँ पर पानी के साथ साथ खूब सारा प्लास्टिक भी बाहर आ रहा है, तो क्या उस जगह में आप बैठना चाहेंगे? क्या पॉसिबल है? लेकिन फ्यूचर यही है, अगर हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन को नहीं रोका या पॉल्यूशन करने से अपने आप को नहीं रोका, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में आएगी ही। उसमें बायोस्फीयर रिजर्व क्या बन के आ रहा है, पॉकेट ऑफ होप बन के उभर रहा है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ना पॉल्यूशन मिलता है, प्रॉपर ग्रीनरी मिलेगी, शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, और ह्यूमन और एनिमल का को एग्जिस्टेंस का बेस्ट एग्जाम्पल भी दिखाई देगा। तो ये बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल इसलिए लिखा गया है क्योंकि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 3 को। ये आपके लिए स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे नवंबर 3, 2022 में इसको शुरू किया गया था। ये सेकेंड एनिवर्सरी है, इसके पहले ऐसा कोई दिन नहीं सेलिब्रेट किया जाता था। 2022 में फर्स्ट टाइम था, अभी ये सेकेंड एनिवर्सरी है। ठीक, अब आर्टिकल पे फोकस करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है क्या? बेसिकली अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसे 3 जोन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 जोन्स हैं? फर्स्ट है कोर, नेक्स्ट जो जोन है वो है बफर जोन, और जो हमारा आउटर मोस्ट जोन है वो कौन सा है? ट्रांजिशन जोन। ये 3 जोन में हमने बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया है? बांटा है। ये तीनों जोन मिला के क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व।
अब कोर जोन की बात कर लेते हैं। तो कोर जोन क्या प्रोवाइड करता है? हैबिटेट फॉर फ्लोरा एंड फ्लोना एंड प्रोटेक्टिंग वाटर, सॉइल, एयर एंड बायोटा एज अ होल्स इकोसिस्टम। जो कोर जोन होता है उसमें पीपल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए जनरली जितने भी कोर एरियाज़ होते हैं उसे नेशनल पार्क क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इसमें पीपल इंटरवेंशन ना के बराबर होता है और कोर एरिया में जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होती है किसी भी पर्पस के लिए। नेक्स्ट हमारा जो जोन होता है वो होता है बफर जोन। बफर जोन का काम क्या है? बेसिकली बफर जोन वो जोन होता है वेयर पीपल लिव्स एंड वर्क इन हार्मोनी विथ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों का इंटरवेंशन अलाउ है, लोग अंदर आ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए, टूरिज़्म फैसिलिटीज़ भी बफर जोन में प्रोवाइड होती है। जो आप नेशनल पार्क जाते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, जो बफर जोन होता है वहीं आपकी सफारी आपको लेके जाती है। बफर और ट्रांजिशन जोन में ही आपको घुमाया जाता है, कोर एरिया में आपको एंटर नहीं करवाया जाता है। तो ये जो बफर जोन है ये बेस्ट एग्जांपल है। ह्यूमन एंड नेचर बोथ लिव पीसफुली इन हार्मनी। ठीक है, एनिमल के साथ भी हम देख सकते हैं, एनिमल के साथ भी ह्यूमन का कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है बफर जोन में। नेक्स्ट जोन हमारा होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो कि आउटर मोस्ट एज पे होता है और यहाँ पर कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस सोशली, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो प्रैक्टिसेस करेंगे वो सस्टेनेबल होना चाहिए इकोलॉजिकली, तभी वो इस जगह पे अलाउ होगी। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर अलाउ नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सस्टेनेबल होती है, ट्रेडिशनल होती है, उन्हीं को यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिटीज़ आराम से रहती है। इसी एरिया में ह्यूमन और मैन कन्फ्लिक्ट भी बहुत देखने में मिलता है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन में ही। ठीक, तो इस तरीके से हमने बायोस्फीयर रिजर्व को डिवाइड कर रखा है। इनके फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन है कंजर्वेशन करना, किसका? फॉरेस्ट का। दूसरा जो फंक्शन है डेवलपमेंट करना, आसपास के लोगों का डेवलपमेंट करना भी बेसिकली क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का फंक्शन है। इसका मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो एग्जांपल है वो काय का है? जो हम हमेशा डिबेट सुनते हैं डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट भी किया जा सकता है और एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सकता है। आसपास के लोगों का इको टूरिज़्म के थ्रू जॉब, लाइवलीहुड ये सब प्रोवाइड करना और R&D प्रमोट करना, ये तीन बेसिकली इसके फंक्शन हैं। आगे बात करते हैं, यूनेस्को इसे डेजिग्नेट करता है। ठीक है, मैप प्रोग्राम है, इसमें मैप प्रोग्राम के थ्रू ये बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किए जाते हैं और इसके साथ साथ अदर यूनाइटेड नेशन एजेंसी भी इसे सपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल UNDP, UNEP और IUCN, ये सारी एजेंसीज भी इसे सपोर्ट करती है। नेक्स्ट डेटा की बात करें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी 748 बायोस्फीयर रिजर्व हैं पूरे दुनिया में, 134 कंट्रीज़ में टोटल अक्रॉस। अगर हम बात करें ट्रांस बाउंड्री साइट की तो 22 ट्रांस बाउंड्री साइट्स है। इंडिया में भी एक ट्रांस बाउंड्री साइट है, उसका नाम है सुंदरबन। दोनों साइड पर है, बांग्लादेश में भी और कहाँ पर है? इंडिया में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की तो टोटल इंडिया में 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर भी फंक्शंस दिए हुए हैं, इम्पॉर्टेंस की बात की गई है। बायोस्फीयर रिजर्व की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का क्या है? घर है। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, यूनिक काउंटलेस स्पीशीज़ हैं, रेयर स्पीशीज़ है जो कि हमें बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलती है और ये बेसिकली उनका हैबिटेट है, उनको बचाया जा रहा है बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर इंटरवेंशन कोर एरिया में बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कार्बन सिंक। क्लाइमेट चेंज वाले इशू में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कार्बन सिंक का काम कर रहे हैं। कार्बन जितना भी है उसको एब्जॉर्व किया जा रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन होगा, नेचर बचाया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में हो रहा है, तो वहाँ पर कार्बन एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी भी बायोस्फीयर रिजर्व की बढ़ेगी। तो एज अ कार्बन सिंक का भी काम कर रहा है और थर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है लोकल लेवल पर। थर्ड अगर हम बात करें तो इसमें एक दो एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे कि सुंदरवन में लोकल कम्युनिटीज़ जो है मैनेज कर रही है मैंग्रोव फॉरेस्ट को।
ठीक है, किसके साथ मिलके? सरकार के साथ मिलकर के, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, जो रेंजर्स होते हैं उनके साथ मिलके ये प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक जो इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की। यहाँ पर भी जो लोकल कम्युनिटी है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके कंजर्वेशन एफर्ट में बहुत हेल्प कर रहे हैं। जो यूथ है वो इको टूरिज़्म में इन्वॉल्व है, तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा जा रहा है इनको इको टूरिज़्म के थ्रू। नाउ ये जो पॉइंट है इसकी आप या तो फ़ोटो खींच लो या तो आप इसको एज अ केस स्टडी नोट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसे अवार्ड मिला है इसलिए गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको अलग से गूगल कर लेना, विकीपीडिया कर लेना, इसमें छोटी छोटी डिटेल्स इसके बारे में समझ लेना, ठीक। ये आपके 2024 प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Recently recognized with the UNESCO Michael Battisti Award for Biosphere Reserve Management 2023, the Gulf of Mannar Biosphere Reserve Trust has also introduced the concept of plastic checkpoints. प्लास्टिक चेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट इसमें क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कम्युनिटी मेंबर क्या करते हैं, जितने भी व्हीकल्स जाते हैं उसमें जो भी प्लास्टिक रखी है उनके पास, उनकी गाड़ियों में या फिर उनके पास उन प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, रिसाइकल करते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में उसे इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से जो प्लास्टिक का यूसेज है वो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कम किया जा रहा है। ये केस स्टडी आपके लिए ऐसे में प्लस आपके मेंस के सॉल्यूशन में आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। नाउ प्री के पर्सपेक्टिव से ये एशियन मीट इन चेन्नई ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या है ये, इसको आपको लिख लेना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। यूनेस्को के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो इंडिया की मिनिस्ट्री है, MOEFCC प्लस यूनेस्को दोनों ने मिलके द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली तीनों ने मिल करके कंक्लूड किया है 10th साउथ एंड सेंट्रल एशियन बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क मीटिंग सकाम इन चेन्नई, इंडिया, ठीक है। थीम क्या थी इसकी, रिज टू रीफ। द SACAM provided a platform for exchanging knowledge and fostering collaboration in the realm of sustainable environment practice in the South and Central Asia region, ठीक है। तो बेसिकली एक पटल है, प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारे लोग एनवायरमेंटलिस्ट और अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं जो कि सेंट्रल एशिया रीजन से हैं और साउथ एशियन रीजन से। एक दूसरे के ट्रेडिशनल नॉलेज को यहाँ से शेयर किया जा रहा है ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको बचाया जा सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग लोग आते हैं। इसकी थीम क्या थी, रिच टू रीफ। कहाँ हुआ था, चेन्नई में। कौन ने करवाया था, यूनेस्को ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इन तीनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया था। ये तीनों चीज़ आप लिख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। प्री मेन सारे आस्पेक्ट आपके कवर कर लिए गए हैं। थैंक यू, एन्जॉय योर डे। और एक चीज़ आपको बोलनी थी, अगर आपको PDF चाहिए इसका तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करते हैं। उसकी लिंक आप अगर क्लिक करेंगे वीडियो के अंदर तो उसमें मोर में जाइएगा, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम में। आप उस लिंक में अगर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो डायरेक्टली खुल जाएगा। और आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस के नाम से, जो नाम दिया हुआ है हमारे ग्रुप का यूट्यूब में। आप डायरेक्टली सर्च करेंगे, उसमें आपको लोगो दिख जाएगा और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको PDF इसका मिल जाएगा। चलिए एंजॉय करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करिए और दोस्तों से शेयर भी करिए।